हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके बीच कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। आइए चलते हैं प्रश्नों के बीच में और हम हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, मटर का पुष्पक्रम होता है। मटर का पुष्पक्रम होता है स्पाइक, रेसीम, अम्बेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मटर का जो पुष्पक्रम होता है हमारा, वो होता है रेसीम। कौन सा होता है? रेसीम, 2 नंबर वाला। 2 नंबर विकल्प सही होगा, रेसीम। उसके बाद आते हैं हम, पीपल की जड़ का प्रकार है। पीपल की जड़ का प्रकार है कौन सा है? आरोही जड़ें। आरोही जड़ें कौन सी होती हैं? जिनके लिए कोई सहारा चढ़ने की ज़रूरत होती है, उसे हम बोलते हैं आरोही जड़ें। जो क्लाइंबर्स होते हैं उन पे आरोही जड़ें होती हैं उनमें। दूसरी हैं कंदिल जड़ें। कंदिल जो जड़ें कौन सी होती हैं? जिसमें कंद पाए जाते हैं। कंद, जैसे शकरकंद होती है, वो कंदिल मूल होती है। मूसला जड़, जितने भी द्विबीजपत्री होते हैं, द्विबीजपत्रियों के अंदर सबके अंदर मूसला जड़ होती है। तो हमारा जो पीपल होता है उसमें मूसला जड़ी होती है। और चूसक जड़ें जो होती हैं, जो परजीवी पौधे होते हैं, परजीवी पौधों में चूसक जड़ें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, पोटेशियम का परमाणु भार है। पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39.1। कितना होता है? 39.1। तो इसका 3 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? नाइट्रेट, अमोनिया, एमाइड या उपरोक्त सभी? नाइट्रेट रूप में नहीं पाई जाती है, अमोनिया रूप में नहीं पाई जाती है, एमाइड रूप में यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है। 46% नाइट्रोजन होती है। और यूरिया जो हमारा, वो कार्बनिक यौगिक में आता है, कार्बनिक उर्वरक में आता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग का क्या निदान है? फूल गोभी में ब्राउनिंग किसकी कमी से होती है? बोरान की कमी से। तो बोरान की कमी जब है और ब्राउनिंग है तो हमें क्या देना होगा? क्या देंगे हम? बोरिक एसिड। भाई बोरान के लिए बोरिक एसिड ही तो देंगे। और अमोनियम मोलिब्डेट कब देंगे? जब वेप्टेल की बीमारी होती है। वेप्टेल की बीमारी जो होती है वो मोलिब्डेनम की कमी से होती है, और उसके लिए हम अमोनियम मोलिब्डेट देंगे। उसके बाद जिंक सल्फेट, जिंक की कमी होगी। यूरिया, नाइट्रोजन कमी के लिए यूरिया देंगे, जिसमें क्या बटनिंग हो जाती है। बटनिंग क्या हो जाती है? बटनिंग जो होती है, बटनिंग हो जाती है उसकी कमी से, नाइट्रोजन की कमी से। फूल गोभी में नाइट्रोजन की कमी से जो हो जाती है बटनिंग, तो उसके लिए हमें यूरिया को देना, यूरिया। ठीक है। उसके बाद अगले बढ़ते हैं, भदावरी भैंस। भदावरी भैंस में, भैंस के दूध में वसा की मात्रा होती है। भदावरी दूध में जानते हैं सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा भदावरी दूध में होती है, वो होती है हमारी 13%। अगर वैसे जानवरों की बात की जाए, जितने भी दुधारू जानवर होते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा भेड़ में होती है वसा, 8.5%। लेकिन अगर पर्टिकुलर भैंस, भदावरी भैंस की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा भदावरी भैंस में होता है। अगर वैसे करी जाए जैसे बकरी, गाय, भैंस, दूध, गाय, भैंस, भेड़, तो भेड़ में सबसे ज़्यादा होगी वसा, और वहाँ की पर्टिकुलर 13% हमारी भदावरी में होगी। उसके बाद अगले बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, जल वाष्प अवस्था में, जल का वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये संघनन कहलाता है। संघनन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। संघनन। ओसांक किसे कहते हैं? जिस टेम्परेचर पर ओस गिरती है उसे ओसांक कहते हैं। विघटन किसी चीज़ का विघटन होना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किसान खाद किसे कहते हैं? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहते हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहते हैं। अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया है, गोबर की खाद है, ये नहीं है। उसके बाद आते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में। करनाल में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थित है। लेकिन हमारा जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, वो पशु चिकित्सा, वो इज्जत नगर बरेली में स्थित है।
आनंद में NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। करनाल में NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बंगलौर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च है। इज्जत नगर में हमारा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। उसके बाद बढ़ते हैं, एलिसा टेस्ट को किस रोग के ज्ञात के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए। किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट के लिए पहला वाला विकल्प सही होगा। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? एड्स के लिए। एड्स के लिए होता है। टीबी के लिए मांटोक्स टेस्ट होता है। कैंसर के लिए रेडियोलॉजी से कुछ जांचें होती हैं। डिप्थीरिया हो गया हमारा, ठीक है। तो एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? एड्स के लिए। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन बी में नहीं पाया जाता। विटामिन सी एस्पार्बिक एसिड होता है। विटामिन बी 6 नहीं होता। विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट, और इसीलिए हम इसको साइनाकोबाइलामिन इसको नाम दिया गया। साइनाकोबाइलामिन किसको कहते हैं? विटामिन B12 को। किसमें कैलोरी प्रति ग्राम सर्वाधिक होगी? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, अमीनो एसिड। विटामिन से तो कैलोरी मिलती नहीं, अमीनो एसिड से मिलती, कार्बोहाइड्रेट से, वसा मिलती, और इसमें सब में सबसे ज़्यादा कैलोरी हमें मिलेगी वसा से। तो ये हमारा हो जाएगा वसा। लीवर में कौन सा विटामिन एकत्र होता है? बी, सी, थायमीन, विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है हमारा, विटामिन ए हमारा एकत्र होता है लीवर में। विटामिन ए एकत्र होता है लीवर में। परम शून्य ताप होता है 273 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस, 2 और 3 दोनों। इसमें क्या होता है? परम शून्य ताप क्या होता है? जिससे नीचे ताप संभव ना हो, उसको हम कहते हैं परम शून्य ताप। तो इसका मतलब परम शून्य ताप होता है 0 डिग्री केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस, दोनों जो होते हैं परम शून्य ताप हैं। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? चौथा विकल्प। 0 डिग्री केल्विन भी सही है, -273 डिग्री सेल्सियस भी सही है। आगे बढ़ते हैं, मांटोक्स टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? अभी ऊपर बता दिया था, टीबी के लिए किया जाता है इसकी जांच। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए। नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान किस एयरलाइंस का था? अभी हाल ही में 15 जनवरी को नेपाल में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 भारतीय लोग भी सवार थे, और जितने भी लोग उसमें सवार थे सारे लोगों की बहुत ही दुखद तरीके से मृत्यु हो गई। तो वो विमान जो था वो किस एयरलाइंस का था? इसमें ये सवाल है। नेपाल, यति, इंडियन, इसमें जो था वो विमान जो था वो यति एयरलाइंस का था। विकल्प नंबर 2 वाला सही है। वर्ष 2022 में SIP में निवेश कितने प्रतिशत बढ़ा है? SIP क्या होता है? एक म्यूचुअल फंड टाइप का होता है, सिस्टेमिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP की फुल फॉर्म क्या होती है? सिस्टेमिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और इसमें बड़ी ही रुचि लोगों की बढ़ी है, और वर्ष 2022 में इसमें 31% की वृद्धि हुई है। इसको बोलते हैं सिस्टेमिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है। हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो हर वर्ष हम 25 जनवरी को मनाते हैं, और ये हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत 25 जनवरी 2011 से हुई है। 25 जनवरी 2011 से हमारी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत हुई है, और इसको 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी सन 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, और उसके 61वें स्थापना दिवस पर 2011 में 61वां स्थापना दिवस था निर्वाचन आयोग का, तो उसमें 61वें स्थापना दिवस से हमने ये स्टार्ट किया। तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता, और इस बार 2023 में हम 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस रूप मना रहे हैं। और इसकी जो थीम है इस बार, इसकी थीम है वोट जैसा कुछ भी नहीं और वोट जरूर डालेंगे हम। विकल्प नंबर 4 इसका सही है। उसके बाद प्रश्न 19 है, 25 जनवरी 2023 को हम कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं? अभी बता दिया था 13वां। कौन सा मतदाता दिवस मना रहे हैं हम? 13वां मतदाता दिवस मना रहे हैं। 22 में जो था वो 12वां मतदाता दिवस था। उसके बाद है 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में किस प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है?
अभी कर्नाटक में अभी इसका क्या नाम, राष्ट्रीय युवा उत्सव का मनाया गया, कर्नाटक में हुआ ये। और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। किसको पहला स्थान मिला है? उसमें क्या था, लोकगीत होता है, इसमें लोकगीत प्रतियोगिता होती है। तो हमारे एक टीम उत्तर प्रदेश से गई थी जो महोबा की थी, और जिसमें 9 लोग शामिल थे, जिसमें 6 पुरुष और 3 महिलाएं थीं। और जिसमें 6 पुरुष और 3 महिलाओं में उन्होंने एक बुंदेलखंड में जो होता है क्या नाम उसका, लोकगीत होता है, आला लोकगीत, तो उसको उन्होंने वहाँ से सुनाया और उन्हें प्रथम स्थान मिला इस आला सुनाने में। आला जो होती है लोकगीत होता है हमारा, बुंदेलखंड क्षेत्र का है, तो उसमें हमें किसको मिला है, हमारे उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की RRR फिल्म, RRR फिल्म किस गाने को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है? खाटू खाटू, नाडू नाडू, नाटू नाटू, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही सब जानते होंगे। नाटू नाटू को इसका मिला है, और इसमें नाटू नाटू गाने को अभी गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों की संख्या, उत्तर प्रदेश जो है हमारा, उसमें विधान परिषदों की संख्या है 100। कितनी है? 100 है, 100 विधान परिषदों की संख्या 100। और विधानसभा की संख्या 403, विधानसभा की संख्या 403, और लोकसभा की संख्या 80, लोकसभा की संख्या 80 है। और विधान परिषद जे लोकसभा की लोकसभा की संख्या हो गई जे, और जे हो गई विधानसभा की संख्या, विधानसभा की संख्या हो गई विमान के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? विमान जो होता है उसका ब्लैक बॉक्स का रंग काला, लाल, नारंगी। ब्लैक बॉक्स एक डिवाइस होती है हमारे विमान में, जिसमें दुर्घटना, जिसमें हमें पता चलता है कि दुर्घटना के कारणों का पता चलता है। उसमें क्या होता है, एक तरह से कॉकपिट में रखा हुआ एक वॉइस रिकॉर्डर टाइप का होता है, उसमें वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है, जिससे हमें पता लगाने में आराम रहती है कि हम दुर्घटना का मेन कारण क्या रहा। तो इसका जो रंग होता है, ब्लैक बॉक्स पे मत जाइएगा, ब्लैक का मतलब काला नहीं होता, इसका रंग होता है नारंगी। और इसीलिए इसमें गलती कर देते हैं, हम ब्लैक लगाते थे, ब्लैक नहीं नारंगी होगा। कौन सा रंग होता? नारंगी। विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। ठीक है, उसके बाद कॉलेजियम प्रणाली किससे संबंधित है? कॉलेजियम प्रणाली एक हमारी न्यायपालिका में जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसमें जो जजों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम प्रणाली से होती है। तो ये कॉलेजियम प्रणाली हमारी किससे संबंधित हो गई? न्यायपालिका से संबंधित। इस समय इस पर केंद्र सरकार इस कॉलेजियम प्रणाली का विरोध कर रही है कि ये संविधान के अनुकूल नहीं है, और उन्होंने अपना एक एक पत्र लिखा है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए कि इसमें कॉलेजियम प्रणाली को बदला जाए, और इसे अलग प्रक्रिया उन्होंने बताई है। तो इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न ये समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।